पार्टी पीपीपी बन चुकी है, पाकिस्तान परस्त पार्टी। परवेज मुशर्रफ की तारीफों के पुल बांध रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर जी। कह रहे हैं कि वो फोर्स ऑफ पीस है। थरूर साहब को एक बार करगिल का इतिहास वापस पढ़ लेना चाहिए। नमस्कार, टाइम्स नाउ और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का आज निधन हो गया। मुशर्रफ की मृत्यु पर पाकिस्तान में कोई हमदर्दी नहीं दिखाएगी, बल्कि पाकिस्तान के लोग ट्वीट कर लिख रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ की मौत आज हुई है, लेकिन उनके लिए जनरल बहुत समय पहले ही मर चुका था। जबकि इसके उलट भारत में पाकिस्तान परस्ती एक बार फिर साफ देखने को मिली। जो मुशर्रफ करगिल का कसाई था, जिस मुशर्रफ ने भारत के साथ धोखा किया, कश्मीर के मुद्दे पर जो विलेन बना, जो मुशर्रफ आतंकियों को अपना हीरो मानता है, उस मुशर्रफ के लिए भारत के कुछ राजनीतिक दल आंसू बहा रहे, तो कोई उसे शांति दूत बता रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मुशर्रफ को शांति दूत बता दिया। थरूर ने ट्वीट किया और ट्विटर पर क्या कुछ लिखा वो भी आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का एक दुर्लभ बीमारी के कारण निधन हो गया। कभी भारत के कट्टर शत्रु रहे, मुशर्रफ 2002 से 2007 के बीच शांति के लिए असली ताकत बन चुके थे। मैंने संयुक्त राष्ट्र में उन दिनों उनसे हर साल मुलाकात की थी और उन्हें चतुर और अपने कूटनीतिक विचारों में स्पष्ट पाया था। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे, यह शशि थरूर का ट्वीट है। अब महबूबा मुफ्ती का भी ट्वीट आपको दिखाना जरूरी है। महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार की फिर से आलोचना कर करगिल के विलेन यानी परवेज मुशर्रफ की तारीफ में कसीदे पढ़ दी। महबूबा ने क्या लिखा आपके सामने है। दिल से संवेदन, शायद एकमात्र पाकिस्तानी जनरल जिसने वास्तव में कश्मीर मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की। वो जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा के अनुसार और भारत पाकिस्तान को स्वीकार्य समाधान चाहते थे। हालांकि भारत सरकार ने उनके और वाजपेयी जी द्वारा भरोसे के लिए शुरू किए गए सभी कोशिशों को उलट दिया। फिर भी संघर्ष विराम बना हुआ है। अब महबूबा मुफ्ती से पूछा जाना चाहिए, कोशिशें इतनी अच्छी थी तो आगरा समिट फेल क्यों हुआ था, बातचीत फेल क्यों हुई थी? क्योंकि पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा छोड़ना नहीं चाहता था। जो मुशर्रफ भारत के खिलाफ आतंकियों को भड़काते रहे, जिस मुशर्रफ ने करगिल में भारत के साथ धोखा किया, वो मुशर्रफ भारत की राजनीतिक पार्टियों के लिए कैसे शांति दूत हो सकते हैं? बीजेपी सवाल उठा रही है और कांग्रेस पर पाकिस्तान परस्त होने का आरोप लगा रही है। सुनिए। फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी पीपीपी बन चुकी है, पाकिस्तान परस्त पार्टी। 370 पर विरोध करना, बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगना, पुलवामा का दोष, 26/11 का दोष भारत पर डालना, ये करने के बाद अब पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ की तारीफों के पुल बांध रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर जी। कह रहे हैं कि वो फोर्स ऑफ पीस है। ये वही व्यक्ति है जो कारगिल के मिस एडवेंचर का आर्किटेक्ट था, जिसने हमारे शहीदों का और हमारे नागरिकों का खून बहाया, जिसने कि आतंकवाद का इस्तेमाल किया, जिसने अपनी ही कंट्री में डिक्टेटरशिप लागू की और अपनी ही कंट्री में बड़े सारे घिनौने अपराध किए, जिसने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे और जो अपने ही सोल्जर्स की डेड बॉडी को भी लेने से इनकार कर देता है। ऐसे व्यक्ति में कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर को फोर्स ऑफ पीस नजर आता है। जो व्यक्ति तालिबान और उसामा बिन लादेन को अपना भाई और हीरो मानता है, पर कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने हमारे ही सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा कहा था और पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ में उन्हें अमन का दूत, अमन का एक फोर्स नजर आता है। यही उनकी मानसिकता है, बार बार पाकिस्तान परस्ती का नैरेटिव जो है उसको बढ़ावा देना और बार बार भारत को अंडरमाइन करने की कोशिश करना, सेना के मनोबल पर चोट करना। यही कांग्रेस पार्टी बन चुकी है, पीपीपी, पाकिस्तान परस्त पार्टी। शशि थरूर साहब को एक बार करगिल का इतिहास वापस पढ़ लेना चाहिए। तो आपने सुना बीजेपी ने क्या गंभीर आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पर। ऐसे में आज के सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। पहला बड़ा सवाल होगा कि करगिल का कसाई कांग्रेस के लिए शांति दूत कैसे हो सकता, जो आरोप बीजेपी के। सवाल यह भी कि भारत के साथ धोखा करने वाला महबूबा के लिए महान क्यों। सवाल यह भी कि मुशर्रफ पर पाकिस्तान में हमदर्दी नहीं है, सिर्फ एक ट्वीट है रिप का, रेस्ट इन पीस का। लेकिन हिंदुस्तान में आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर आंसू बहा रहे हैं। सवाल यह भी होगा कि क्या थरूर के बयान का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, या फिर कल यह कह दिया जाएगा कि यह कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं।
हमारे साथ राजीव पांडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। देश रत्न निगम जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो बताएंगे कैसे परवेज मुशर्रफ कारगिल का कसाई और भारत को कितने जख्म दिए। माजिद हैदरी हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। प्रेम कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। गगन भगत हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी स्पोक्स पर्सन है। सबसे पहले प्रेम कुमार जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। करगिल के कसाई को शांति दूत मान लिया जाए और यह मान लिया जाए कि बहुत चाहते थे कि भलाई हो जाए, शांति हो जाए, यह स्टैंड आपको ठीक लगता है? कतई ठीक नहीं लगता। और करगिल के कसाई को शांति वार्ता के लिए किसने बुलाया था भाई? कौन वार्ता कर रहे थे? वो जो जिनको मुशर्रफ जैसा कद देने में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का योगदान था। आगरा में जो समिट हुआ हम जानते हैं, और करगिल में जो लड़ाई हुई, जो जिसने विश्वासघात किया। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी नवाज शरीफ से मिल रहे थे, दोनों देशों के बीच शांति समझौते की बात हो रही थी, और करगिल में ये षड्यंत्र रच रहे थे। वो उस व्यक्ति को जितना मान सम्मान बीजेपी की सरकार ने दिया, उन्होंने तो शांति दूत साबित कर दिया। तो आज फिर भी आज कोई अगर शांति दूत बोलता है। 2005 में क्या हुआ था? अगर आप कांग्रेस पार्टी को इस स्टैंड पर फेवर कर रहे हैं कि आगरा समिट में नहीं बुलाना चाहिए था, और बीजेपी ने पहले कह दिया कि वो शांति दूत हैं, 2005 में क्या हुआ था? जो 2005-2007 याद कर लीजिए। 2005 में क्या हुआ था बताइए ना पहले, उसके बाद आएंगे 2007 आप किस बिंदु को बोलना चाहते हैं वो आप बोलिए। 2005 में क्या हुआ था? नहीं, आप बोलिए ना क्या हुआ था, बताइए ना क्या हुआ था। नहीं, मैं आप तो मुझसे बहुत सीनियर बोलना चाहते हैं। आप तो पत्रकार भी रहे हैं। मैं तो आप बताइए ना क्या हुआ था 2005 में? 2005 में मनमोहन सिंह ने उनके साथ बैठकर मैच देखा था इंडिया पाकिस्तान का। हाँ, यही बता रहे हैं। 2007 में क्या हुआ था ये तो बताइए ना। 2005 को जस्टिफाई कर रहे हैं सुनिए ना। मैं 2007 में ये हुआ था कि मुशर्रफ आए दिल्ली और बिना किसी योजना के अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने चले गए कि नहीं गए? इस बात को क्यों नहीं बता रहे? और इन घटनाओं से क्या साबित होता है? आए किसके? क्या मनमोहन सिंह आप बहुत अच्छी बात छेड़ते हैं। प्रेम कुमार जी, आप बहुत अच्छी बात बात छेड़ते हैं। 2007 में क्यों आए थे हिंदुस्तान? अरे क्यों आए थे? किस हैसियत से आए थे? देखिए, अरे बताइए ना सर। नहीं, आपके ही सवालों में जवाब है, आप बताइए ना सर। नहीं, आप जब हम सवाल कर रहे हैं तो आप हमसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, मैं सवाल ही करने हैं। प्रेम कुमार जी, मेरी भूमिका यहां पर सवाल करने की है, आपकी भूमिका जवाब देने की है सर। आपने आगरा समिट पर सवाल उठाए, मैंने आपसे कहा कि 2005 में क्या हुआ था, मैच क्यों देखा गया? अगर कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड हो सकता है तो आप 2007 की याद दिला रहे हैं, तो बताइए ना 2007 में क्या हुआ था? पूरा घटनाक्रम बताइए ना सर। पूछना चाह रहे हैं ये मैं नहीं समझ पा रहा ना। आप 2007 में क्यों मुशर्रफ हिंदुस्तान आए थे? नहीं, मुझे पर्टिकुलर आपके प्रश्न समझ में तो नहीं आ रहे। आपने वाजपेयी जी से मुलाकात का क्या जिक्र कर दिया? वाजपेयी जी के मुलाकात उनके घर गए थे। हाँ, और बिना हिंदुस्तान क्यों आए थे? हिंदुस्तान में वाजपेयी जी का घर था ना? पता नहीं था क्यों आए थे हिंदुस्तान? तो ये समझना पड़ेगा ना कि ये क्यों आए थे हिंदुस्तान? अरे कोई विदेश से कोई राजनयिक आता है तो क्यों आता है, कि कोई नेता आता है तो क्यों आता है? आपके मन में कुछ बात है कि इसलिए आए थे, तो बताइए किस लिए आए थे। ठीक है, राजीव पांडे जी, प्रेम कुमार जी की बात का जवाब। नहीं, देखिए, सबसे जो बड़ी बात है ना कि आज का जो राकेश जी डिस्कशन है वो इस बात पर नहीं है कि परवेज मुशर्रफ ने क्या किया और उसको किसने बुलाया। आज उनका देहांत हुआ। जो पाकिस्तान में लोग उनको जो नहीं दे रहे हैं, वो भारत के दो नेताओं ने उनके लिए श्रद्धांजलि और उनके लिए बात की है। विषय ये है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कारगिल के बाद भी अटल जी ने उनको पाकिस्तान को एक ऑप्शन दिया पीस के लिए, और उस समय वो आर्मी चीफ थे जब कारगिल वॉर हुआ, बाद में वो प्रेसिडेंट थे। अगर आप आज भी लेकर के आइए, जब मोदी जी की सरकार बनी तो हमने एक कोशिश पीस को दिया। उसके बाद क्या हुआ आपको पता है कि आज पाकिस्तान के हाथ में मोदी जी ने कटोरा लेके पूरी दुनिया में घुमा दिया। हिंदुस्तान के बहुत लोगों को रात में नींद नहीं आती उस कटोरा के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी जो 23-24 करोड़ आवाम है ना, वो आज क्या स्थिति में है, वो बीजेपी मोदी सरकार का काम है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। परवेज मुशर्रफ भारत में पैदा हुए, वो पाकिस्तान गए, उनकी जन्मभूमि भारत थी और पाकिस्तान में सो कॉल्ड उनकी कर्म भूमि थी। वैसे वो कुकर्म के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके लिए एक शेर है जो बहादुर शाह जफर की है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। तो परवेज मुशर्रफ की हालत क्या हो गई, जहां जन्म लिया उसके साथ उन्होंने दगाबाजी की, पाकिस्तान गया और वहां भी उसको नहीं मिला, बाहर जाकर के मिला। ऐसे 2-3 लोग हैं, जैसे वो एक पेंटर भी था, गलत गलत पेंटिंग करता था, उसको भी 2 गज जमीन नहीं मिली।
आज स्थिति क्या है, आपका डिबेट क्या है राकेश जी? मैं अब डिबेट पर आता हूं। सौरभ कालिया की आंख निकाल ली गई, उसके जेंटाइल को काट दिया गया। किस प्रकार से उनके साथ वॉर में दोनों तरफ के लोग मरते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी आर्मी ने किया सौरभ कालिया और उनके साथ 5 लोगों के साथ, आज उसको गाली देने का काम 2 लोगों ने हिंदुस्तान में किया है। एक है ये, क्या नाम है, आप मेरी बात राकेश जी बस मैं खत्म कर रहा हूं। एक नहीं, मैं आपकी बात को सेकंड कर रहा हूं राजीव जी, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल वाजिब बात है, और इसीलिए आज लोगों में गुस्सा है, लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। देखिए, शशि थरूर ने जो किया और महबूबा मुफ्ती जो किया है, और आपके चैनल पर प्रेम कुमार जैसे लोग बैठ करके भी यही कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, किसने लाया? अरे उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, सर्वे सर्वा थे। क्या हम नहीं चाहते थे 2 एटॉमिक मुल्क में बातचीत हो? लेकिन क्या हमने भारत के किसी भी इंटरेस्ट को लेकर, अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करिए तो शर्मल शेख डिक्लेरेशन याद होगा आपको राकेश जी, उसमें कांग्रेस की सरकार, जिसको सोनिया गांधी, मैं तो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री जी वो नाम के थे, शर्मल शेख के डिक्लेरेशन में क्या कहा था? कांग्रेस पार्टी, इनसे पूछिए आप प्रेम कुमार जी से, बार बार बीजेपी को ले आते हैं बीच में। आज विषय बीजेपी कांग्रेस का नहीं, आज विषय एक है, 527 हमारे वीर जवानों की शहादत हुई करगिल की घाटी में। हमने इन चूहों को खदेड़ा और उसके बाद हमने 1-1 इंच जमीन वापस लाई। किस प्रकार की परिस्थिति में वॉर हुआ, आज उस लड़ाई के कारण से अमेरिका भी मानता है कि भारत की आज उन शहादत का लास्ट लाइन, उस शहादत को ये क्यों कर रहे हैं? मतलब महबूबा मुफ्ती वैसे भी आतंकवाद की पैरोकार रही है, हमने भी उनको भी ठीक करने की बहुत कोशिश की साथ में अलायंस करके, लेकिन उनका हम इलाज ठीक नहीं कर पाए। फिर आर्टिकल 370 और 35 हमने हटा दिया। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही राजीव पांडे जी। माजिद हैदरी, मैं आपके पास आता हूं, आपकी नजर में भी परवेज मुशर्रफ महान तो नहीं है? देखिए राकेश भाई, पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि वहां पे जो नेता जो उस देश को फांसी देते हैं भुट्टो साहब की तरह या फिर परवेज मुशर्रफ की तरह, उन्हें वापस अपने देश में मरने को भी इजाजत नहीं दी जाती। तो पाकिस्तान तो हमारा कोई टीचर नहीं है, लेकिन क्योंकि हम भारतीय हैं और परवेज मुशर्रफ जी की जन्मभूमि थी, तो मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अदा करे और उनके परिवार को शांति दे। देखिए, जो बात है, जो हम आज बात कर रहे हैं यहाँ पे, शशि थरूर साहब ने ऐसी बात क्यों की? शशि थरूर साहब ने ऐसी बात क्यों की? क्योंकि इस देश के माजिद भाई एक लाइन आप उसके लिए, जिसने 527 लोगों की हत्या की अननेसेसरी, उसके लिए आप जन्नत क्यों मांग रहे हैं? आप उनको अल्लाह पे छोड़ दीजिए राजीव भाई, मैं वही उनको छोड़ दीजिए, उनके गुनाह की सजा, उनके गुनाह की सजा के लिए आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। राजीव भाई, मैं वही आ रहा हूं, बिल्कुल आपके ही पास मेरे भाई तो मर्डर में वही आ रहा हूं। आज इस चैनल पे बैठ करके आपने मर्डर के लिए जन्नत नसीब करने की बात कर दी। देखिए भाई, राजीव भाई, मैं बिल्कुल आप ही के प्रश्न का उत्तर मेरे भाई, मुझे भी मौका कह रहा हूं। ठीक है, राजेश भाई ये बात करने का मौका नहीं देंगे तो देखिए, बोलिए आज शशि थरूर साहब ने बात कही या मैंने कही, हमने ऐसी बात किया, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कही, तो क्यों कही? क्योंकि जो करगिल में जो पीठ में हमारे छुर्रा घोंपा गया, उसके बाद जब हमारे वाजपेयी जी ने जब मुशर्रफ साहब को भारत बुलाया तो 21 तोपों की सलामी दी। वो 21 तोपों की सलामी राजीव पांडे जी वो क्यों दी थी, मुझे बताइए जरा। आज 21 तोपों की सलामी कभी इतिहास में ऐसे नहीं दी जाती, अटल जी ने दी। अटल जी उसे फिर आगरा ले गए, ताजमहल घुमाने ले गए, शाम को खाना खिलाया, सुबह को नाश्ता किया। अरे आप लोग तो उस वक्त, और उसके बाद क्या हुआ था माजिद हैदरी? एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर आए थे परवेज मुशर्रफ, उसके बाद क्या हुआ था? बातचीत में जब पाकिस्तान नहीं माना, बातचीत फेल हो गई, बातचीत फेल हो गई। आप जस्टिफाई कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं शशि थरूर और महबूबा मुफ्ती की बात, सेकंड कर रहे हैं माजिद हैदरी, आप सेकंड कर रहे हैं, खुलकर बोलिए, भारतीय जनता पार्टी आज माफी मांगे इस देश से, 21 तोपों की सलामी दी थी, और ये यहाँ राजीव जी यहाँ ड्रामा करेंगे, माफी मांगे। ड्रामा आप कर रहे हैं माजिद हैदरी। देश रत्न निगम जी में राजीव जी मैं आता हूँ, गलती की देश रत्न निगम जी, उसके बाद चेतन भगत, उसके बाद गगन भगत, मैं आपके पास आऊंगा। देश रत्न निगम जी, ड्रामा कौन कर रहा है? माजिद हैदरी कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, ड्रामा करने से अच्छा है अगर राष्ट्रवादी विचार होते तो ज्यादा अच्छा होता, उनका मैं उनको सलाम भी करता। लेकिन देखिए, अगर एक जीतने वाला देश हारे वाले देश के राष्ट्रपति को बुलाता है, उसको हम बड़प्पन कहते हैं। कि चाहे वो उनको नहीं समझ में आती बड़प्पन की बात, और वो राष्ट्राध्यक्ष थे, ये भी माजिद हैदरी को नहीं समझ में आएगा। 21 तोपों का बड़प्पन, हारा हुआ राष्ट्र का राष्ट्रपति है, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं वहां किया, और वो बड़प्पन ही है। कारगिल में किस तरह से वो हारे, यहां तक कि अपनी सेना के जवानों का उन्होंने मृत शरीर लेने से इनकार कर दिया कि सोल्जर नहीं है। एक आर्मी का जनरल अगर ये कर सकता है तो उसका चरित्र आपको पता लग सकता है।
और वो जो पाकिस्तान के लिए भी मरा कैसे, एक गद्दार और भगोड़े के तौर पर। ट्रीजन का चार्ज उस पर लगा और भगोड़ा फ्यूजिटिव उसको माना गया, और उसको हमारे देश भारत में उसको इस तरह उसका जैसे शशि थरूर और ये जैसे लोग कर रहे हैं। दूसरा उसका ये देखिए, पार्लियामेंट का अटैक उसी की निगरानी में ही हुआ। दूसरा, उसने भारत पर परमाणु हमला करने की भी कोशिश करी, लेकिन उसके ऊपर की जो जवाबी कार्रवाई होगी, उसके डर के मारे उसने नहीं किया। दूसरा और उसका इस तरह चरित्र क्यों था, उसका वो चरित्र क्यों था, मैं उसका एक ऐतिहासिक एक मिनट सुन लीजिए, अच्छे से जवाब दे पाएंगे, वरना आप ऐसे ही बेवकूफी की बातें करेंगे। आप सुन लीजिए अच्छे से। दूसरा देखिए, वो जब 1965 का वॉर हुआ और पाकिस्तान हारा, 1965 के वॉर में वो सेकंड लेफ्टिनेंट था, और 1971 के युद्ध में 1971 के युद्ध में वो कंपनी कमांडर था और दोनों में हारा था। तो इसलिए भारत के खिलाफ उसको बहुत ज्यादा विद्वेष था अंदर से और दुश्मनी की भावना थी, क्योंकि दोनों युद्धों में उसने देखा था अपनी सेना को हारते हुए। माजिद हैदरी बड़ा सीधे से बात का जवाब दीजिए, बीजेपी कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, आपकी नजर में परवेज मुशर्रफ क्या? देखिए, मेरी नजर में परवेज मुशर्रफ भारत में पैदा हुआ एक व्यक्ति था जिसने एक देश को चलाया, और जिसे अटल जी ने 21 तोपों की सलामी दी। मैं कैसे भूलूं? माफी मांगे, भाजपा में नहीं मानूंगा। आप लोग ड्रामा करना बंद कीजिए। आप कर रहे हैं, माफी मांगेंगे। 21 तोपों की सलामी है, छोड़ दीजिए बीजेपी कांग्रेस ने क्या किया, हमारे देश के सेना कर्मियों के खून पे 21 तोपों की सलामी। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बताइए ना माजिद हैदरी, आपकी नजर में क्या है? अरे शर्म आनी चाहिए, अरे शर्म आपको आनी चाहिए माजिद हैदरी। आप नहीं बता मुझे इस बात पे जिन्होंने हमारे फौजियों की हत्या की, उन्हें हमने 21 तोपों की सलामी दी, आज माफी मांगेंगे सारे पाकिस्तानी 1947 से पहले सिपाहियों के खून के साथ हिंदुस्तान में ही पैदा हुए थे। तो मुशर्रफ कोई अलग बात नहीं है। नहीं, फिर तो माजिद हैदरी जो पाकिस्तान के आतंकी हैं, नहीं, इस हिसाब से देशरत्न निगम जी, पाकिस्तान के जितने आतंकी हैं उनके पूर्वज भी यहीं के थे, क्योंकि पाकिस्तान यहीं से अलग हुआ। वो भी इनके लिए महान हो जाएंगे माजिद हैदरी के लिए। मैं कह रहा था ना, ये एकदम ऐसी आलतू फालतू की गगन भगत, आप लोगों का स्टैंड क्या है? महबूबा मुफ्ती ने तारीफ की है, शशि थरूर ने तारीफ की है, आपको भी लगता है परवेज मुशर्रफ की तारीफ की जानी चाहिए? अरे रुक जाइए माजिद हैदरी, रुक जाइए माजिद हैदरी, आपका एजेंडा एक्सपोज हो गया। आप इसी लाइन पर हमेशा रहते हैं, रुक जाइए। गगन भगत, वो अपने देश के लिए सब कुछ कर गया, अपने देश के लिए उसने जो कुछ पॉसिबल उसके करियर के दौरान रहा उसने किया और बखूबी किया। अगर आप एज अ पाकिस्तानी सोल्जर के रूप में उसको देखोगे, उसने बहुत बढ़िया काम किया अपने देश के लिए। तो गद्दार और भगोड़े मैं क्यों देखूंगा एज अ पाकिस्तानी सोल्जर? अपने और आप यहाँ के हैं ना गगन भगत, आप हिंदुस्तान से है ना, तो हिंदुस्तान के हिसाब से बात करिए सर। आपकी नजर में क्या, पाकिस्तान की नजर में क्या? मुझे पाकिस्तान की नजर नहीं देखनी है। मेरी नजर में पाकिस्तान के जो परवेज मुशर्रफ है ना, जो उन्होंने रोल किया इंडिया के खिलाफ, वही रोल अडानी कर रहा है आज अडानी। नहीं गगन भगत, एक तो अडानी पर चर्चा नहीं चल रही है। मेरे सीधे से सवाल का बहुत सीधा सा जवाब दीजिए, परवेज मुशर्रफ आपकी नजर में क्या? वेरी गुड। गगन जी, मुझे एक बात बता दीजिए, तो पाकिस्तान में वो गद्दार और भगोड़े की मौत क्यों मरा? पाकिस्तान के लिए भी वो गद्दार और भगोड़ा था। आज मुद्दा क्या है? अडानी नहीं, मुद्दा नहीं है गगन भगत। हमारी डिबेट का आज मुद्दा परवेज मुशर्रफ है, अडानी पर आज हम चर्चा नहीं कर रहे। जब चर्चा करेंगे, आपकी इच्छा है तो आपको इनवाइट कर लेंगे सर, लेकिन आज परवेज मुशर्रफ पर चर्चा हो रही है, तो परवेज मुशर्रफ पर जवाब दीजिए, या तो बोल दीजिए आपकी नजर में भी महान है परवेज मुशर्रफ। आप भारत की चिंता करिए, आप अडानी पे चर्चा कीजिए। नहीं, आपके कहने से मैं डिबेट थोड़ी नहीं करूंगा। एक मिनट राजीव जी, आप जवाब दीजिएगा। एक मिनट राजीव जी, सुनिए गगन भगत, जब डिबेट में सर आपको इनवाइट किया गया होगा ना, तो गेस्ट टीम ने आपको बताया होगा किस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, और मैं बहुत निश्चिंत हूं कि आपको अडानी नहीं बताया गया होगा। आपको बताया गया होगा कि परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया, 2 प्रो स्टेटमेंट आए हैं साहब, उस पर हम चर्चा करेंगे, इसके उस पर जवाब दीजिए। अडानी की बात क्यों नहीं करते? नहीं करूंगा ना सर, आज का टॉपिक नहीं है। जिस दिन टॉपिक रखेंगे आपको इनवाइट कर लेंगे, मैं कह रहा हूं आपको इनवाइट कर लेंगे। आज हम अडानी पर चर्चा नहीं कर रहे, आज परवेज मुशर्रफ पर। अच्छा एक बात बताइए, आप परवेज मुशर्रफ पर बातचीत क्यों नहीं करना चाहते? आप परवेज मुशर्रफ पर बात क्यों नहीं करना चाहते? परवेज मुशर्रफ हू द हेल इज ही? लेकिन अडानी तो है ना, वो जीता जाता। तो बोलिए महान नहीं है, बोलिए परवेज मुशर्रफ महान नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने गलत ट्वीट किया,
बोलिए गगन भगत। हमें क्या करना, ही इज नॉट एन इंडियन। अरे बोलिए ना, बोलिए ना। परवेज मुशर्रफ कसाई भारत के लिए, भारत की चिंता, भारत चलिए बोलिए गगन भगत, परवेज मुशर्रफ कसाई भारत के लिए बोलिए। बिल्कुल है ना, कसाई परवेज मुशर्रफ ही उतना ही है जितना अडानी है। नहीं, जितना उतना क्या होता है, जितना उतना क्या होता है, ये भी उतने बड़े जितना उतना क्या होता है गगन भगत, कम नहीं है। खुलकर बोलिए ना। आप लोगों का रोल परवेज मुशर्रफ कसाई, परवेज मुशर्रफ की वजह से हिंदुस्तान के सैनिकों की जान गई। परवेज मुशर्रफ ने जम्मू कश्मीर में आतंक एक्सपोर्ट किया। खुलकर बोलिए, बोलिए तीनों बातें। की जो प्रॉपर्टीज है वो अटैच नहीं कर रही गवर्नमेंट। बीजेपी लीडर आज कह रहे हैं, नहीं, हिम्मत नहीं कर पा रहे, माहौल बना हुआ है, हिम्मत नहीं कर पा जा रहा है। रहे, हिम्मत नहीं कर पा रहे आप गगन भगत। राजीव पांडे इनकी बात का जवाब, फिर मैं विनोद दत्ता जी आपको सही आईना दिखाएंगे। राजीव जी एक छोटा सा जवाब दिखाएंगे आईना, क्योंकि आप आईना देखना होगा आपको। आपका सारा सेटअप एक ही है, आप लोग भाजपा को बैकडोर एंट्री से मदद कर रहे हो। अरे छोड़ो यार, ये क्या चल रहा है? मेरी बात राकेश जी, दो बातें देखिए। तमाशा देश का मत बनाइए, पहले तमाशा बहुत बन चुका है। आज हम जिस प्रकार, अरे तमाशा जिसका आपका पाकिस्तान का बना हुआ है, तुम पाकिस्तानी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हो क्या? पाकिस्तान के रूप में बैठे हो क्या? वो बात हो रही है मुशर्रफ की, तुम डिबेट भटका रहे हो। रुको कर रहे हैं आप लोग, राकेश जी मेरी बात सुनिए, देश की बात करिए। गगन भगत सुनिए, और गगन भगत, परवेज मुशर्रफ, क्यों मैं कसाई कह रहा हूं, परवेज मुशर्रफ के दो बयान आपसे थोड़ी देर बाद, 2 मिनट बाद आपको सुनवाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से आतंक के पैरोकार थे ना, आपकी आंखें खुलेंगी और विनोद दत्ता जी भी आपको समझाएंगे। राजीव जी एक छोटा सा जवाब। राकेश जी दो बात भाई एक मिनट, भाग गया क्या गगन भगत? भाग गया क्या? भाग गया, मिर्ची लग गई क्या? भाग गया? नहीं, भाग गया क्या गगन भगत? मैंने जैसे कहा परवेज मुशर्रफ की 2 बातें सुनवाऊंगा, गगन भगत डिबेट छोड़कर भाग गए। मैं कहूंगा जरा गगन भगत से संपर्क करिए, वो आए चैनल पर, जरा सुने। राजीव जी अपनी बात पूरी करिए। मैं 2 बातें कहता हूं। एज ए जनरल, बीपी मलिक की किताब है जिसमें उन्होंने लिखा है कि एज ए जनरल वो 3rd रेटेड जनरल थे परवेज मुशर्रफ। और जो सबसे बड़ी बात है कि जब 9/11 हुआ तो रिचर्ड आर्मिटेज ने एक सवाल किया, कसाई के लिए थे। सुनो ना यार, क्या यार तुम नहीं, क्या सुनो ना, अरे माफी मांगी आज, आप देश से माफी मांगी हाथ जोड़ के। माजिद हैदरी सुन लीजिए ना, माजिद हैदरी नहीं जवाब दे पाएंगे आप सवालों का। रुक जाइए माजिद हैदरी। उसको 21 तोपों की सलामी दी अटल जी ने, भूल जाऊं मैं? हाँ, जिसने मेरे सेना कर्मियों की हत्या की, उससे 21 तोपों की सलामी भाजपा ने दी, मैं भूल जाऊं? कैसे भूलूंगा? रिचर्ड नहीं, क्या वेस्ट? मेरे सेना कर्मियों का खून वेस्ट नहीं है। डर के मारे कहता है कि वी विल सेंड यू बैक स्टोन एज। तो अमेरिका ने जो धमकी दी, तो उसका मतलब ऐसी हालत हो गई कि जिस तालिबान को उसने खड़ा किया, कम से कम अपने ही ट्रेंड किए हुए 4 लाख लोगों की हत्या के लिए परवेज मुशर्रफ जिम्मेदार। और तीसरी बात, वो इतना बड़ा पैसा अमेरिका से लेता था, अमेरिका के खिलाफ काम करता था, डबल एज शॉट की बात करता था। देखिए मेरा कहना है ना, परवेज मुशर्रफ जिसने भी जो भी किया, जो पाकिस्तान की स्थिति है वो आज परवेज मुशर्रफ के कारण से, उस समय से लेकर के अगर आप देखेंगे तो आज पाकिस्तान की जो स्थिति है ना, मैं बहुत खुश हूं कि अब जो कश्मीर में 2-4 जो कुछ छुटभइये बचे हैं माजिद हैदरी टाइप, ये भी पाकिस्तान के कटोरा वाले पोजीशन को देख के अब डर गए हैं। इनको लगता है अगर ये वहां चले गए होते, ये भी कटोरा लेके घूम रहे होते। अभी देखिए कितना बढ़िया से खुश है, कश्मीर वैली में आराम से देखिए बैठे हैं। मैं चाहता हूं हमारे सभी कश्मीरी भाई माजिद हैदरी टाइप से रहे। लेकिन जिसने परवेज मुशर्रफ का जो आज समर्थन किया है, मैं एक ही लाइन बोलूंगा, उसको सौरभ कालिया और हमारे जो 527 जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनको गाली देने का कोई हक नहीं। पहले ब्रिगेडियर विनोद दत्ता और उसके बाद परवेज मुशर्रफ के 2 बयान आपको सुनाऊंगा। बहुत कान खोलकर सुनिएगा माजिद हैदरी, कान खोलकर सुनिएगा। 2 मिनट धैर्य रखिए। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता करगिल का कसाई, और जिस बात का जिक्र राजीव जी कर रहे हैं, परवेज मुशर्रफ की वजह से हिंदुस्तान के सैनिकों की जान गई। युद्ध किया परवेज मुशर्रफ ने, और उसके बावजूद इस तरीके की सिंपैथी परवेज मुशर्रफ के लिए, और उसके बावजूद माजिद हैदरी रुक जाइए, सलामी दी, रुक जाइए ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, और आपको भाजपा ने बताएंगे कितनी बड़ी गद्दारी युद्ध की साजिश रची परवेज मुशर्रफ ने हिंदुस्तान के खिलाफ। सुनिए, इनसे सवाल पूछूंगा बाद में। देखिए राकेश जी, मैं खुद उस कारगिल युद्ध का हिस्सा रहा हूं, और मैं समझ सकता हूं उन परिवारों की पीड़ा जिन्होंने अपने चिरागों को शहीद किया है। और ये आपको बता दूं, देखिए नवाज शरीफ साहब ने अपने कार्यकाल में करीब 10 जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है पाकिस्तान के, उनको नियुक्त किया, और उनको वो अपना बंदा कहते थे। और आप देखिए परवेज मुशर्रफ ने उनको इस कदर उनके पीठ में छुरा भोंका
कि जिसने उसको ये राजनीतिक गलियारों में चलना सिखाया, उसी के पीछ में उसने छुरा भोंका। आप ये देखिए, जब उसने कारगिल युद्ध का प्लान बनाया, जिसे ऑप बद्र कहते हैं पाकिस्तान आर्मी में, और उसने केवल पहली बात तो नवाज शरीफ को अपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं, और उनका जो प्लान था वो केवल 10 पोस्टों के लिए था, और फिर उनका लालच बढ़ता गया और उनको सत्ता का सुख दिखाई देने लगा, तब जाके उन्होंने इस तरह की जो चीजें थी वो की। और जब उनको ये लगा कि भाई नवाज शरीफ उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो नवाज शरीफ को एनाथेमा मानते हुए उन्होंने उनको ईज ऑफ कर दिया। तो जो आदमी अपने देश का नहीं है, जो आदमी अपने वतन का नहीं है, और जिसको जैसा अभी बताया गया कि भाई उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया, तो वो वहां से अगर भाग के किसी देश में जाके अपने उनके जो प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तो आज पाकिस्तान में भी कोई उनको कोई रेस्पेक्ट या कोई एहतराम नहीं दे रहा है। नहीं, पाकिस्तान में तो नहीं मिल रही है, यही तो सवाल है विनोद दत्ता जी की, पाकिस्तान में आज रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। वो तो कह रहे हैं हमारा जनरल बहुत पहले मर चुका था, लेकिन हिंदुस्तान में किस बात की रिस्पेक्ट? यही तो सवाल है महाराज का। क्योंकि पाकिस्तान का जो आवाम है, देखिए वो वहां की जो सेना है उसको उसका सताया हुआ है। आज देखिए पाकिस्तान में जिस तरह के मुजाकरे होते हैं, वहां खुद आवाम कह रही है कि साहब हमें कोई इमदाद नहीं चाहिए अमेरिका से, क्योंकि वहां जो पाकिस्तानी सेना है वो उसका बंदर बांट कर लेती है। पाकिस्तान में 3 ही चीजें चलती हैं। आप ये देखिए, वहां कश्मीर का कार्ड चलता है, या सीपीसी में जिस तरह से लोग वहां हुए। आप ये देखिए, अभी जनरल कमर बाजवा साहब गए हैं, आप देखिए रातों रात उनकी जो पुत्रवधू थी वो एकदम अरबपति बन गई। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा बिजनेस उन्होंने कर लिया, क्या नहीं, वो तो बहुत लंबा इतिहास है। विनोद दत्ता जी, आपसे प्रेम कुमार जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं वो 2 बयान सुनवाता हूं। जी दत्ता साहब, आपने कहा कि कारगिल युद्ध, लेकिन हिंदुस्तान ने कभी कारगिल युद्ध को युद्ध बोला नहीं। इवन हमने एलओसी भी कोशिश, कारगिल वॉर बोलने दीजिए ना, आप बोलिएगा प्लीज। कारगिल वॉर मेमोरियल बना, प्लीज सुनिए। हमने एलओसी को के उस पार जाकर के एक्शन लेने की अपनी सेना को इजाजत भी नहीं दी। अगर ये इजाजत दी गई होती तो ये जो संख्या हमारे शहीदों की है कम होती। ये जो युद्ध 85 दिन चला, ये 1 हफ्ते में खत्म हो सकता। क्या इस पर मैं आपका स्पष्टीकरण, आपकी राय जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है। बिल्कुल, देखिए कारगिल जो ऑपरेशन था वो विंटर जो वेकेटेड पोस्ट होती थी, ये एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी दोनों सेनाओं में, क्योंकि वहां सर्दियों में रहना बड़ा मुश्किल है। -48 तक वहां टेम्परेचर जाता है, 16,000 से ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं। तो ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी कि दोनों सेनाएं वो विंटर वेकेटेड पोस्ट खाली कर दिया करती थी। पाकिस्तान ने, क्योंकि उनके दिल में इस तरह का वो था, उनको धोखा देना था भारत को, तो उन्होंने जो वहां के गुजर और बकरवाल थे, उनको जो उनके सैनिक थे, उनको वहां तैनात कर दिया। और इस तरह की जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमें मिली, तब जाके भारत की जो सेना थी उसने कार्रवाई की। और क्योंकि उन्होंने ग्रेटर हाइट्स, जो ऊंचाई पे उन्होंने अपने जो पोस्ट थे उनको कब्जा किया हुआ था, तो इसलिए हमारी सेना की कैजुअलिटीज हुई। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 737 कैजुअलिटीज पाकिस्तानी सेना की हुई और 12। अरे सर, भाजपा पे कफन चोरी का आरोप लगा था, कफन चोरी का कॉफी स्कैम हुआ था, वो आरोपी कफन चोरी का इसी भाजपा पे लगा था। परवेज मुशर्रफ के जेल गए। नहीं, रुक जाइए माजिद हैदरी, जरा सुनिए। अभी आपका हाजमा ठीक नहीं हुआ होगा, जरा परवेज मुशर्रफ के 2 बयान सुनिए। परवेज मुशर्रफ के 2 बयान सुनिए, किस तरीके से वो कफन चोरी का इल्जाम लगा था तब की अटल बिहारी सरकार पे, वाजपेयी जी पे कफन चोरी का इल्जाम था। जया जेटली दोषी साबित हुई, तुरंत जमानत मिला, इसलिए जेल से बची हुई है। कुमार जी 2 बयान परवेज मुशर्रफ के सुनवाई। तैयबा को तो सबसे बड़ा सपोर्टर मैं हूं, और मुझे मालूम है कि वो मुझे पसंद करते हैं, लश्कर तैयबा वाले और ये जमातुद दावा वाले। तो भाई आप भी उनको पसंद करते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, आप उनको पसंद करते हैं। मैं उनको पसंद करता हूँ, बिल्कुल। आप हाफिज सईद साहब को पसंद करते हैं आप? यस, मैंने मिला हुआ उनसे। हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। यस, ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। अल जवाहिरी भी हीरो था। अल जवाहिरी जिसने हाल फिलहाल में कई सारे वीडियो जारी किए,
जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की बातें कही, वो अल जवाहिरी परवेज मुशर्रफ का हीरो था। माजिद हैदरी बिना इधर उधर की बात, आपकी नजर में परवेज मुशर्रफ क्या? अब आप जवाब सुनेंगे। क्या भाजपा का बजरंग दल और वीएचपी से संबंध नहीं है? मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए सर। माजिद हैदरी यहाँ पर आपको सवाल पूछने के लिए नहीं बुलाया, बजरंग दल से संबंध आपको जवाब देने के लिए बुलाया। और आपसे सवाल यह है, परवेज मुशर्रफ आपकी नजर में क्या? वो परवेज मुशर्रफ जिसका हीरो अल जवाहिरी, वो परवेज मुशर्रफ जिसका हीरो ओसामा बिन लादेन, वो परवेज मुशर्रफ माजिद हैदरी की नजर में क्या है? मेरी नजर में वीएचपी और बजरंग दल जो है ये आतंकी संगठन है, इन्हें बैन किया जाना चाहिए। कहने से थोड़ी ना माजिद हैदरी कोई अगर भाजपा चला रही है यहाँ पर आकर आप कुछ भी बोलेंगे मान लिया जाएगा, उसको इंडोर्स कर देंगे। दुनिया में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बताइए कि उन्होंने उनको डिक्लेयर किया है आतंकवादी संगठन। अमेरिका ने कहा है, अमेरिका में जनाब आप अमेरिकन पाकिस्तान गवर्नमेंट का वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स 100 से करीब आतंकवादी हैं, यूनाइटेड नेशन में उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है आतंकवादी। आपकी नजर में परवेज मुशर्रफ क्या है? बोलिए ना कसाई। बजरंग दल मिलिटेंट आउटफिट है, अमेरिका ने कहा आपके है, कहने से कहा है, माजिद हैदरी आपके कहने से मान लूंगा क्या? मैं आपके कहने से मान लूंगा क्या? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ आपके कहने से मान लूंगा क्या? बोलिए, उन्होंने वहां पे घोषित किया बजरंग दल मिलिटेंट आउटफिट है, कहीं घोषित नहीं किया। झूठ मत बोलिए नेशनल टीवी पे, सरासर झूठ बोल रहे हैं, मेरे पे आप केस कर लीजिएगा। झूठ बोल रहे हैं, कहा है कि आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है। आप अमेरिका में रहते हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं ना, हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के संविधान की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे। आज तो अमेरिका में रिपोर्ट निकली थी ना वो। सॉरी माजिद हैदरी, ये कोई कॉमेडी शो नहीं है कि यहाँ पर आकर आप हंसेंगे, दांत दिखाएंगे। ये कोई कॉमेडी शो नहीं है, बहुत गंभीर मसले पर बातचीत चल रही है, तो गंभीरता दिखाइए। नहीं वो आज अरे कौन सा गमगीन मसला? तब आप कहां थे जब 21 तोपों की सलामी दी गई परवेज मुशर्रफ को? तब आपने सवाल पूछा जब उसे मुगल गार्डन घुमाने ले गए, आपने पूछा ताजमहल ले गए, आपने सवाल पूछा जब मैच देखा गया तो? बिरयानी खिलाई, कबाब खिलाए, आपने सवाल पूछा जब मैच देखा गया तो? कौन सा मैच देखा गया? इसकी नींव सब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी। अगर आप कोस रहे हैं तो जो अटल बिहारी वाजपेयी ने नींव रखी, उसको लेके ही पाकिस्तान आज भीख मांग रहा है, उसको लेके ही पाकिस्तान आज भीख मांग रहा है। और आपकी नजर में मैं फिर पूछता हूं, मुझे मालूम है आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, परवेज मुशर्रफ आपकी नजर में हीरो या विलन? हमें नहीं कोसी है माजिद हैदरी, परवेज मुशर्रफ आपकी नजर में हीरो या विलन? मुझे अटल जी ने कहा कि मुशर्रफ आपकी नजर में हीरो या विलन? अटल जी के खिलाफ जाऊं, मैं क्या करूं? आप बताइए, हीरो या विलन? मुझे अटल जी ने कहा हीरो या विलन आपकी नजर में? अटल जी ने क्या कहा नहीं कहा मुझे नहीं जानना, उसे पुलाव आपकी नजर में हीरो या विलन? मुगलाई खिलाना है। माजिद हैदरी की नजर में परवेज मुशर्रफ हीरो या विलन? अटल जी ने कहा मुशर्रफ हीरो है, अटल जी ने कहा मुशर्रफ नहीं जवाब दे पाएंगे, छोड़िए, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं माजिद हैदरी आप पर, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मुझे पता है। किस बात पे टाइम वेस्ट करें? क्या आपको मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं? प्रेम कुमार जी, परवेज मुशर्रफ हीरो या विलन? देखिए, परवेज मुशर्रफ कसाई, जिनके प्रशंसक भाजपाई। देखिए, जिनको छोड़ा भाजपा ने इसमें कंधार विमान कांड में, उसको हीरो बता रहा है परवेज मुशर्रफ। किसने छोड़ा? वाजपेयी जी की सरकार ने छोड़ा, वो मुशर्रफ का हीरो है। मैंने अभी पूछा था थोड़ी देर पहले विनोद दत्ता साहब से, उनकी डिसिप्लिन है, वो नहीं बोल सकते, उनकी विवशता है। लेकिन जब ये युद्ध था तब हमारी सेना ने एलओसी क्रॉस करके जवाब क्यों नहीं दिया, जैसे हमने 1965 में दिया था? नहीं दिया, हमने युद्ध भी घोषित नहीं किया। ये है परवेज मुशर्रफ के प्रशंसक भाजपाई कि इनकी सरकार जवाब नहीं दे पाती है, युद्ध नहीं लड़ा गया, हमारे सैनिकों की इसलिए कुर्बानी। अब बोलने दीजिए ना, धकेल दिया गया। राकेश जी, सच को आने दीजिए, सच को दबाइए। तो बोल रहे हैं, आप बोल, किसी पार्टी का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है, देश का सवाल है, ये देश का सवाल है। 1998 में हमने परमाणु विस्फोट किया, पाकिस्तान में परमाणु महाशक्ति बन गया। हम पहले भी हमने परमाणु विस्फोट किया था, पाकिस्तान परमाणु शक्ति नहीं बना था। किसके रिजिम में हुआ? भाजपा के रिजिम में हुआ। तो परवेज मुशर्रफ कसाई है, कसाई था, कसाई रहेगा, लेकिन भाजपा उसकी समर्थक रही है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं? प्रेम कुमार जी, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं? पाकिस्तान को हिंदुस्तान में जांच करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं? दुनिया की
किसी सरकार ने, दुनिया की किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान हिंदुस्तान में आके पठानकोट हमले की जांच कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि नॉन स्टेट एक्टर का हाथ था पठानकोट हमले में। बताइए, ऐसा इस तरह से भाजपा की सरकार ने जिस तरह से पाकिस्तान के घुटने टेके थे वो इतिहास याद रखेगा। सवाल दे दीजिए ना, बालाकोट स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई? ये हुई दुनिया के सामने हुई, लेकिन ये जो हुई उसका जवाब दीजिए। अरे जिस पार्टी की आप पैरोकारी कर रहे हैं उस पार्टी के नेता सबूत मांगते हैं। हमले की कारगिल ऑपरेशन किस पार्टी में हुआ? बता के गए। ऑपरेशन के समय किसकी सरकार थी? कारगिल ऑपरेशन के समय किसकी सरकार थी? प्रेम जी बोला कि नहीं बोला? पाकिस्तान की बात मान रहे हैं आप? अरे हम तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि बेवजह आज सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और एक पार्टी को टारगेट करने के लिए परवेज अब आ गए। नहीं अब आ गए राजीव जी, आप लोग बेवजह टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस को, देशभक्त बेवजह टारगेट कर रहे हैं कांग्रेस को। मुशर्रफ को सम्मान देने वाले आज उनको देशभक्त बता रहे हैं। राकेश जी देखिए, युद्ध को युद्ध नहीं कर सके वो देशभक्त बता रहे हैं। जो लोग कंधार में जाकर के आतंकियों को छोड़ते हैं वो खुद को देशभक्त बता रहे हैं। प्रेम जी, अब सुनिए प्रेम जी, सुनिए ना जवाब सुनिए। प्रेम जी जवाब सुनिए। राजीव जी, प्रेम जी तो अपने आप को जर्नलिस्ट भी क्लेम करते हैं कि जब पर्सनल बोलिएगा तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा। पहले मैं कुछ और कह रहा हूं ना, प्रेम जी कुछ और कह रहा हूं ना, आप पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। आपने कहा कि भारत ने ये क्या बीच में खूब कर रहे हो भैया, कैसे प्रेम जी बहुत खूब, प्रेम जी जिंदाबाद, बहुत खूब। आज आपने बल्लेबाजी सुनिए माजी दादी, ये कोई मुशायरे का कार्यक्रम नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, तालियां बजा रहे हैं। आपने आज मुशायरे के कार्यक्रम में नहीं बैठे सर, नेशनल टेलीविजन पर डिबेट में बैठे हैं और उसी मर्यादा में रहिए। राकेश जी मैं दो बातें, राजीव जी आप प्रेम जी की बात का जवाब देंगे, फिर उसके बाद विनोद दत्ता जी देंगे। बिल्कुल राकेश जी, मैं दो बातें बताना चाहता हूं। पूरी दुनिया ने इस बात को माना कि जब पार्लियामेंट अटैक हुआ और ऑपरेशन पराक्रम शुरू हुआ और जिस तरीके से भारत की आर्मी गई, दत्ता जी आप उनसे भी पूछ सकते हैं, उससे वहां से पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रम्बल करना शुरू की। और जब दूसरी बार मोदी जी की सरकार बनी तो आज क्या परिस्थिति है और क्यों भारत में से दो लोगों ने केवल ट्वीट किया है, लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं इस देश में जो उस ट्वीट का समर्थन करते हैं। वो खुल के कर रहे हैं, आपके चैनल पे भी हो रहा है, आपने देखा अभी। मेरा क्या कहना है, इसके पीछे एक ही कारण है, वो बीजेपी के विरोध में, आरएसएस के विरोध में पैथोलॉजिकल हेट्रेड से उनका दिमाग का नस फट रहा है, जिसके कारण से वो किसी भी विरोधी को समर्थन कर देते हैं। इसका और कोई कारण नहीं है, उनका पैथोलॉजिकल हेट्रेड है। मैं दे रहा हूं ना जवाब, आप रुक जाए। मैंने कहा ना ऑपरेशन पराक्रम के कारण से पाकिस्तान के इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई। युद्ध क्यों नहीं कहा गया? फिर आप बीच में बोल रहे हैं, आप फिर बोला तो मैंने नहीं बोला ना। मैंने कहा ना युद्ध को मेमोरियल आपने देखा है? वॉर मेमोरियल आपने सुनते नहीं, इनको कुछ समझ में नहीं आता। आप छोड़ो ना यार, क्या कहा गया? आपने एयरफोर्स हमने इस्तेमाल किया, आर्मी ने इस्तेमाल किया, देने की स्थितियां बनाई। आप देशभक्त कहते हैं अपने आप को। ये सब नकलीबाजी से कोई देश आपसे प्रभावित नहीं हो रहा है। देश प्रभावित हो रहा है, पहले भी हो रहा था। सच जान रहा है, सच जान रहा है। देखिए ना, जनता जो परवेज मुशर्रफ की आरती उतारा करते थे, आज परवेज मुशर्रफ के खिलाफ दो बयान को, उसकी प्रशंसा में किसी के बयान को लेकर के देशभक्ति साबित कर आरती उतारा करते थे, सलामी ठोका करते थे। देखिए प्रॉब्लम आपकी क्या है, आप झूठ बोलने के लिए ही चैनल पे आते हैं। किसने आरती उतारा बताइए, साबित करिए आरती दिखाते हुए। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। सलामी दी गई कि नहीं परवेज मुशर्रफ को? परवेज मुशर्रफ को आगरा में मेहमान नवाजी की गई कि नहीं? उसी परवेज मुशर्रफ को जिसने नवाज शरीफ की पीठ में छुरा फूका, उसी नवाज शरीफ जिनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी गलबहियां कर रहे थे। प्रॉब्लम क्या है ना, अब एक ही बात को जिसने करगिल में छुरा फूका, तो आप उसकी मेहमान नवाजी नहीं कर रहे थे? आपकी सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाब देंगे, मुशर्रफ आया था, जवाब देंगे के रूप में आया था और हमने उसकी किसी बात को नहीं माना। जानता बुलाया क्यों, मेहमान नवाजी क्यों की? मेहमान नवाजी उसके बाद उसने क्या किया सबने देखा। प्रेम कुमार पर हमला हुआ। एक मिनट, ये बीच की लड़ाई हो गई। मैंने एक मिनट राजीव जी, मेरी लाइन कंप्लीट होने दीजिए, एक लाइन। मैं क्या कह रहा हूं, हिंदुस्तान में बहुत लोग हैं जो मन के अंदर से इल्जाम मत लगाइए। अरे रुकिए ना प्रेम कुमार, सुनिए ना सर, उनको जाने दीजिए। जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पाकिस्तान, जिसकी पर कैपिटा इनकम भारत के बराबर थी 89 तक, आज कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूम रहा है। इसी के कारण से माजिद हैदरी और प्रेम कुमार जी के पेट में दर्द है। उनको दर्द होने दीजिए, जनता खूब देख रही है। इल्जाम मत लगाइए, सवालों के जवाब दीजिए। झूठ बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, से लेके रॉन्ग दिया
प्रेम कुमार जी, ऐसा तो नहीं है कि परवेज मुशर्रफ सिर्फ जब बीजेपी की सरकार थी तब आए थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब भी आए थे, उस समय क्या उनका स्वागत नहीं हुआ था राष्ट्राध्यक्ष के तौर पे? बीजेपी से सवाल कर रहा हूँ, जब आप मुझे राकेश नहीं, आप बोलिए ना सर, मैंने जवाब दिया, आप बोलिए ना, बीजेपी आप पैरोकारी कर रहे हैं ना सर कांग्रेस पार्टी की, आप पैरोकारी कर रहे हैं ना प्रेम कुमार जी, तो बताइए ना, एक राष्ट्राध्यक्ष का जो नहीं ऐसे नहीं होता ना, आपको भी ये पता है प्रेम कुमार जी, ऐसे ही होता है। नहीं, डेमोक्रेसी में जब कोई राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो जो प्रोटोकॉल है उसका फॉलो किया जाता है। कांग्रेस पार्टी के समय हुआ नहीं हुआ, राष्ट्राध्यक्ष आए थे और बिना प्रोटोकॉल के अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने उनके रेसिडेंस पे चले गए। अरे क्या मैंने कहा वो कैसे हुआ, वो कैसे हुई? अंदर की साठगांठ बीजेपी की रही है, परवेज भक्ति नहीं, परवेज मुशर्रफ की प्रेम कुमार जी, जिस पार्टी के कौन से नेता पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि आप लोग सहयोग करिए, बीजेपी मोदी सरकार को हटा देना है, नहीं जवाब दे पाएंगे आप? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री किसने कहा था पाकिस्तान में जाकर? आप बताइए किसने कहा था पाकिस्तान में जाकर? झांकने नहीं, किसने कहा था पाकिस्तान में जाकर? किसने कहा था पाकिस्तान में जाकर? नहीं, अरे प्रेम कुमार जी, आपको भी पता है किसने जाकर पाकिस्तान में कहा था सहयोग करिए, इस सरकार को हटा देना है। तो साठगांठ कहां थी आपको भी पता है, कांग्रेस पार्टी के नेता थे। चलिए, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, अरे हमारी संप्रभुता गिरवी रखी आपने, ठीक देश की संप्रभुता को गिरवी में रखा। आज प्रेम कुमार जी ने नॉकआउट कर दिया बीजेपी को। सुनिए, हमने कहा कि हम जांच करना चाहते हैं, पाकिस्तान आना ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी, जरा प्रेम कुमार और माजिद हैदरी को जरा बड़ा तफसील से बताइए किस तरीके से करगिल वॉर, करगिल जंग को थोपा परवेज मुशर्रफ ने, और कैसे उसने अपनी आत्मकथा में भी लिखी थी ये बात कि पाकिस्तानी आर्मी शामिल थे, लेकिन सीमा पार नहीं करने की सेना को आदेश दिया गया। ठीक है, ये हुआ था उस समय, क्यों नहीं हुआ उस समय? प्रेम कुमार जी, ताली बजाने घर घुस के मारना था। ठीक है, 1965 की तरह तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर दिया, घुसकर मार के चले आए। आप कह रहे हैं करगिल कर रहा हूं, पार्टी की पैरोकारी कर रहे हैं, उसके नेता सबूत मांगते हैं। अब सुनिए विनोद दत्ता जी, देखिए मैं प्रेम कुमार जी को ये बता देना चाहता हूं कि ये फुल फ्लेजेड वॉर था। अगर इतने परमवीर चक्र दिए गए हैं, करगिल वॉर मेमोरियल क्या था? करगिल वॉर मेमोरियल क्या था? नहीं, आपको समझ में आता है प्रेम कुमार जी? घोषित नहीं किया करगिल वॉर मेमोरियल क्या था? करगिल वॉर मेमोरियल क्या था? चुनौती देता हूं, बताइए किस दिन युद्ध घोषित किया गया? परमवीर चक्र कब मिलता है? युद्ध में ही मिलता है। अरे बाद में आप सब कुछ करके युद्ध घोषित कीजिए, युद्ध के समय युद्ध न कहिए। कह रहे थे कि युद्ध नहीं है, युद्ध होता तो आप सीमा पार जाके आक्रमण करने के लिए सेना को इजाजत देते। सुनिए, नहीं, सेना की इजाजत नहीं दी। सुनिए, प्रेम कुमार जी, चिल्लाइए मत। देश रत्न निगम जी ने बहुत अच्छी दो बातें कही हैं। परमवीर चक्र कब मिलता है और वॉर मेमोरियल कब बनता है? अरे युद्ध के बाद बताइए कब बनता है? चलिए, नहीं, आप चुनौती दे रहा हूं, बताइए किस दिन युद्ध आप घोषित सुनिए, किया गया? मैं आपको बोलता हूँ, आप शांत रहिए। इंटरनेट पे कुछ भी पढ़ लेने से। विनोद दत्ता जी, जरा इनको समझाइए, वॉर मेमोरियल कब बनता है, परमवीर चक्र कब मिलता है? बिल्कुल, देखिए परमवीर चक्र सर्वोच्च बलिदान के लिए या सर्वोच्च कॉन्सिपिक्वस ब्रेवरी के लिए दिया जाता है एट द फेस ऑफ एनिमी। और इसको देखिए, कहीं भी इंटरनेट पे कई किस्म की इंफॉर्मेशन पोस्टेड है, और ये गूगल वगैरह भी ये कहता है कि भाई एवरीथिंग इज नॉट करेक्ट एंड इट वाज ए फुल फ्लेजेड वॉर व्हिच वाज डिक्लेयर्ड। एंड रही बात एलओसी, आप सुन तो लीजिए। अरे भैया, आप इतनी देर से अगर कर रहे हैं, आप बताइए ना तारिक जी, मैं जब वॉर हो रहा था तभी डिक्लेयर हो वॉर का, और वॉर होगा तो जवाब दिया जाएगा सीमा पार। नहीं किया गया, युद्ध घोषित नहीं किया गया। अगर मैं खुलेआम चुनौती देता हूं, जबरदस्ती की बात नहीं की जाए। अगर दुश्मन आपके करगिल को युद्ध घोषित नहीं किया गया था, तो वो युद्ध नहीं होगा, आपका कहने का मतलब। करगिल को युद्ध घोषित नहीं किया गया था, हमारी सेना सीमा पार जाकर आक्रमण नहीं कर पा रही। सुन लीजिए प्रेम कुमार जी, ज्यादा नहीं चला। सेक्रेटरी रहा हूं मैं। नेशनल वॉर बुक जो लिखी जाती है, जिसमें सारे युद्धों का विवरण दिया जाता है, उसका सेक्रेटरी रहा हूं मैं इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल। अरे सुन लीजिए ना प्रेम कुमार जी, इसीलिए अपेक्षा विनोद दत्ता जी को सेना के अधिकारी रहे, उनका सम्मान करके उनकी पूरी बात सुन लीजिए। प्रेम कुमार जी, सुन लीजिए प्रेम कुमार जी, समय बर्बाद कर रहे हैं। इतना बढ़िया नाम है आपका प्रेम कुमार जी, थोड़ा प्रेम से सुनिए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, इसको बाकायदा वॉर डिक्लेयर किया गया था, और क्योंकि पहले ये सोचा गया था कि भाई ये लोकल एक्शन है, इसको जो पाकिस्तानी सेना है उसको धकेल दिया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको अपनी चौकियां वापस लेने के बाद एलओसी क्रॉस करने की जरूरत न पड़े,
तो भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत नहीं चाहता कि भारत, लेकिन आपने 1965 में अशांति प्रिय देश था भारत, और 1999 में शांति प्रिय देश हो गया। ये कौन बिल्कुल सा शांति लॉजिक प्रिय देश है। हम पर हमला कर रहा है, हमारे घर में घुस के मार रहा है, हमारी सेना शहीद हो रही है। प्रेम कुमार जी, आपको नहीं बात समझ में आएगी। आक्रमण नहीं कर रहे, चलिए ठीक है, शांति प्रिय देश। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही है। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।